सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे हैं विधि शास्त्र की। विधि शास्त्र में हमने पिछली जो कक्षा जो थी उसमें हमने देखा था कब्जे के बारे। आज हम उसी को निरंतर आगे लेके चलते हैं और कब्जे के जो प्रकार जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आइए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो आइए कब्जा जो है, कब्जे का मतलब किसी चीज पर आपका नियंत्रण होना। अब इसके जो प्रकार जो हैं, तो किसी चीज पर आपका नियंत्रण होना क्या है, कब्जा। प्रकार देखते हैं कब्जे के, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो सबसे पहले मूर्त और अमूर्त जो कब्जे के प्रकार जो हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मूर्त जो कब्जा होता है वो क्या होता है? जब आप किसी ठोस चीज को अपने हाथ में रखते हैं या उस पर आपका हक होता है। ठीक है, तो यानी कि मूर्त यानी कि मूर्त है कोई, ये ऐसे नहीं बोल देते हैं ये मूर्त है। ठीक है, तो जब आप किसी ठोस चीज को अपने हाथ में रखते हैं या उस पर आपका हक होता है। ठीक है, उदाहरण आपका मोबाइल, आपकी घड़ी, आपका घर भाई, जिसे आप छू सकते हैं। तो जिसको आप छू सकते हैं वो क्या है, कब्जा है। कौन सा कब्जा? मूर्त कब्जा। ठीक है, अब अमूर्त कब्जा जो है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यह चीज आपकी नहीं है लेकिन उस चीज से जुड़ा कोई अधिकार आपके पास है। ठीक है, तो अमूर्त कब्जे में ये बोला है कि जो यहां जो चीज जो है आपकी नहीं है लेकिन उस चीज से जुड़ा कोई अधिकार आपके पास है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी के खेत से होकर रास्ता है। ठीक है, तो आपका जो रास्ता जो है वो पड़ोसी के खेत से होकर है। चीज आपकी नहीं है, वह खेत आपका नहीं है लेकिन वहां से गुजरने का अधिकार आपका है। इसे अमूर्त का कब्जा कहेंगे। ठीक है, यानी कि चीज आपकी नहीं है लेकिन अधिकार आपका है, तो ये हो गया अमूर्त। आगे बात करते हैं तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा। तो तात्कालिक कब्जा क्या होता है और जो मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है कब्जे के रूप में समझते हैं। तो तात्कालिक जो कब्जा जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जब चीज आपके खुद के हाथ में या सीधे नियंत्रण में हो तो क्या है, तात्कालिक कब्जा है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। आप दुकान गए और खुद किताब खरीद कर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो ये क्या है, तात्कालिक कब्जा है। ठीक है, यानी कि चीज आपके खुद के हाथ में हो या सीधे नियंत्रण में हो। ठीक है, मध्यवर्ती कब्जे के बारे में बात करते हैं। जब चीज आपकी है लेकिन अभी वह किसी और के पास है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मध्यवर्ती कब्जा होता है। सामंड ने इसके 3 तरीके बताए। किसके? मध्यवर्ती कब्जे। कौन कौन से तरीके बताए? नौकरी के जरिए। पहला तरीका नौकरी के जरिए। आपने अपने नौकर को, सॉरी नौकर है ये, नौकरी नहीं, सॉरी नौकर के जरिए भी आपने अपने नौकर को बाजार से सामान लाने भेजा। ठीक है, बाजार तो चीज आपकी है लेकिन अभी वो किसी और के पास है। सामान लाने भेजा। जब तक सामान नौकर के हाथ में है मालिक का उस पर मध्यवर्ती कब्जा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। किराएदार के जरिए। आपका घर है लेकिन उसमें किराएदार रहता है। घर पर असली कब्जा आपका है यानी कि मध्यवर्ती है।
लेकिन अभी वहां रह रहे किराएदार का तात्कालिक कब्जा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट सामान्य ने क्या कहा था कि गिरवी, गिरवी के जरिए आपने बैंक में सोना गिरवी रखकर लोन ले लिया। ठीक है, सोना किसका है? सोना आपका है। सोना बैंक की तिजोरी में है, बैंक का क्या है? इस पे तात्कालिक कब्जा है। ठीक है, लेकिन मालिक आप ही है, तो आपका मध्यवर्ती कब्जा है। तो हमने तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा दोनों देख लिया। ठीक है, तात्कालिक कब्जा जो है खुद के हाथ में या सीधे नियंत्रण में हो। ठीक है, लेकिन मध्यवर्ती कब्जा जो है जब चीज आपकी हो लेकिन अभी वह किसी और के पास हो। ये इसके 3 उदाहरण हमने देखे। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता आभासी कब्जा। आभासी कब्जा क्या होता है भाई? इसे कानूनी कब्जा भी कह सकते हैं भाई। यह अमूर्त कब्जे जैसा ही है भाई। तो एक ऐसा है अमूर्त जो कब्जा है उसके जैसा है आभासी कब्जा। ठीक है, इसे कानूनी कब्जा भी कह सकते हैं। इसमें आप पूरी संपत्ति के मालिक नहीं होते, बस उसके किसी एक फायदे जैसे रोशनी का अधिकार या रास्ते का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कानून इसे भी कब्जे की तरह ही सुरक्षा देता है। ठीक है, तो यह है आभासी कब्जा। मुख्य बात जो याद रखनी है कौन सी? मध्यवर्ती कब्जे में एक ही चीज पर 2 लोगों का कब्जा होता है। ठीक है, मालिक कोई और है लेकिन तात्कालिक कब्जा किसी और के पास है। ठीक है, मध्यवर्ती कब्जे में एक वो जिसके हाथ में चीज है तात्कालिक, एक वो जिसकी वह असल में चीज है मध्यवर्ती। नोट देखते हैं भैया। मालिक अपने नौकर या किराएदार के खिलाफ उस कब्जे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही उन्हें चीज दी है भाई। लेकिन वह दुनिया के किसी भी तीसरे व्यक्ति को उस चीज को छूने से रोक सकता है। ठीक है, तो मालिक ने नौकर या किराएदार को खुद ही चीज दी इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो इस्तेमाल करने के लिए उसे रोक नहीं सकता भाई। कौन? मालिक। आगे बात करते हैं। तो आभासी कब्जा देखा, मध्यवर्ती, तात्कालिक। आगे बात करते हैं। आगे है समवर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जा क्या होता है? एक ही चीज और उसके 2 दावेदार हो तो ये क्या है? समवर्ती कब्जा। कानून में माना जाता है कि एक चीज पर एक ही का कब्जा होता है, लेकिन सामान्य ने कहा कि नहीं, कुछ मामलों में एक ही चीज पर 2 लोगों का कब्जा हो सकता है। कौन से मामले हैं वो? क्योंकि उनके हक अलग अलग होते हैं। उदाहरण देखते हैं। मालिक और नौकर भाई, आपके हाथ में आपका फोन है, तात्कालिक कब्जा है, लेकिन आपके पिता ने वह आपको दिया है तो मध्यवर्ती कब्जा है। दोनों का कब्जा एक साथ है। ठीक है, पिता का भी और आपका भी। आपका तात्कालिक कब्जा है लेकिन पिता का मध्यवर्ती कब्जा है। पार्टनरशिप, सहस्वामी। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक कार खरीद ली भाई। उस कार पर आप दोनों का एक साथ कब्जा है। ठीक है, तो ये जो है पार्टनरशिप है, सहस्वामी कहते हैं भाई इसे। आगे बात करते हैं भाई। जमीन और रास्ता भाई। जमीन आपकी है यानी कि मूर्त कब्जा है जमीन पे आपका, लेकिन आपके पड़ोसी को वहां से निकालने का रास्ता मिला हुआ है। तो ये कौन सा कब्जा है? अमूर्त कब्जा है। यहां एक ही जमीन पर आप दोनों का कब्जा साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो जमीन आपकी है लेकिन उसमें से आपके पड़ोसी को रास्ता मिला हुआ है तो उसका अमूर्त कब्जा है। तो एक ही जमीन पे आपकी और आपके दोस्त का कब्जा साथ साथ चल रहा है। आगे बात करते हैं। आगे है
आणविक कब्जा भाई, ठीक है। आणविक कब्जा, आणविक कब्जा क्या है भाई? इसे बोलते हैं चाबी वाला कब्जा। आणविक कब्जा, कई बार पूछ ले कि आणविक कब्जा क्या है, तो इसको ही बोलते हैं चाबी वाला कब्जा। यहां आपके पास चीज शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं चाबी वाला कब्जा। या यहां चीज शारीरिक रूप से आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने अपना सामान एक गोदाम में रखा है, ठीक है, और गोदाम को ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली है, ठीक है भाई। आप गोदाम के पास नहीं है, फिर भी कानून मानेगा कि गोदाम के अंदर के सामान पर आपका क्या है, कब्जा है भाई, ठीक है। तो शारीरिक रूप से आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाद देखते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि चाबी देना प्रतीकात्मक है, जबकि कुछ कहते हैं कि चाबी मिलते ही कब्जा वास्तविक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ तो कहते हैं कि प्रतीकात्मक है चाबी देना, लेकिन कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि चाबी मिलते ही कब्जा वास्तविक हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला कब्जा कौन सा, उसके बारे में देखते हैं। अगला कब्जा है प्रतिकूल कब्जा। कब्जा करो और मालिक बनो, ठीक है। यह कानून का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा खतरनाक हिस्सा है। इसे सोते हुए स्वामी की सजा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, प्रतिकूल कब्जे को सोते हुए स्वामी की सजा भी कह सकते हैं। कैसे होता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और आप उसे हटाते नहीं है, शर्त क्या है इसमें? वह खुलेआम कब्जा करे, छिपकर नहीं हुई, वह खुद को मालिक बताने लगे, वह लगातार कई सालों तक भारत में आमतौर पर निजी जमीन के लिए 12 साल बिना किसी रोक टोक के वहां रहे भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। वह खुलेआम कब्जा करे, छिपकर नहीं करे, वह खुद को मालिक बताने लगे, वह लगातार कई साल तक बिना किसी के रोके टोके वहां पे रहे। कहां पे? जो जमीन पे उसने क्या किया है, कब्जा किया है। भारत में आमतौर पर निजी जमीन के लिए 12 साल है। अब अंजाम क्या है इसका? अगर 12 साल तक असली मालिक ने उसे हटाने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, तो असली मालिक का हक खत्म हो जाएगा और वह कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी मालिक बन जाएगा, ठीक है। किसी ने कब्जा कर लिया और 12 वर्ष तक कोई कानूनी कार्रवाई मालिक ने नहीं की, तो वो कब्जा क्या हो जाएगा, वैध माना जाएगा भाई। तो कब्जा करने वाले व्यक्ति कानूनी मालिक बन जाएगा। आगे भी इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। आगे बात करते हैं। आगे कानून द्वारा कब्जा मिलना। कानून द्वारा कब्जा मिलना, उसके बारे में करते हैं। यहां आप न तो किसी से चीज छीनते हैं और न ही कोई आपकी चीज देता है, नहीं आपको कोई चीज देता है, बल्कि कानून खुद आपको उस चीज का मालिक या कब्जादारी बना देता है। तो इसी को बोलते हैं कानून द्वारा कब्जा मिलना। विरासत। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कानून की नजर में उसकी संपत्ति का कब्जा तुरंत उसके वारिसों, बच्चों या परिवार के पास चला जाता है, ठीक है भाई। वारिस को वहां शारीरिक रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं है। कानून मान लेता है कि
अब यह उनका है भाई। ठीक है, तो जो कोई भी व्यक्ति जो है मरने के बाद उसकी वसीयत जो उसकी संपत्ति जो है उसके बच्चों एवं परिवार के पास चली जाती है भाई। वहां पे शारीरिक रूप से मौजूद होना जरूरी नहीं, कानून मान लेता है कि अब यह उनका है। ठीक है, 12 साल वाला नियम क्या है भाई? जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर 12 साल तक बिना रोक टोक के कब्जा जमाए रखता है तो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के तहत कानून असली मालिक का हक खत्म कर देगा। ठीक है, तो भारतीय सुखाधिकार जो है इसके अंतर्गत अगर किसी ने 12 साल तक कब्जा जमा रखा है बिना रोक टोक के, ठीक है, तो कानून असली मालिक का हक क्या कर देगा? खत्म कर देगा और कब्जा करने वाले को कानूनी मालिक बना देता है। इसे कानून के प्रहार से कब्जा मिलना कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कब्जे का जारी रहना भाई, तो कब्जे का जारी रहना क्या है? सामंड क्या कहते हैं? सामंड एक बहुत काम की बात कहते हैं। कब्जा एक बार मिल गया तो वह आसानी से खत्म नहीं होता, भले ही आप चीज से दूर हो, कानून मानता है कि कब्जा आपके पास ही है। इसे इन दो उदाहरणों से समझो। तो एक बार कब्जा मिल गया तो उसे खत्म करना खत्म नहीं होता भाई आसानी से। ठीक है, भले ही आप चीज से दूर हो, कानून मानता है कि कब्जा आपके पास ही है। इसे इन दो उदाहरणों से समझे। घर का ताला भाई, आप अपने घर को ताला लगाकर छुट्टी मनाने शिमला चले गए। अब आप घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, आपका फिजिकल कंट्रोल नहीं है भाई, घर के ऊपर है ही नहीं, तो आप सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सॉरी, फिर भी कानून की नजर में उस घर और उसके सामान पर कब्जा आपका ही है। ठीक है, तो कब्जा जारी है। खोई हुई अंगूठी, अगर आपकी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई तो तकनीकी रूप से वह आपके हाथ में नहीं है। ठीक है भाई, तकनीकी रूप से आपके हाथ में नहीं, लेकिन सामंड कहते हैं कि जब तक आपके मन में यह आशा है कि वह मिल जाएगी, तब तक कानून की नजर में उस पर कब्जा आपका ही माना जाएगा। कोई और उसे उठाकर अपना नहीं कह सकता। ठीक है, तो अगर किसी की अंगूठी खो गई तो आपको आशा है कि मिल जाएगी, तकनीकी रूप से तो आपके हाथ में नहीं है ये। ठीक है, तो वह मिल जाएगी, तब तक कानून की नजर में उस पर कब्जा किसका है? आपका माना जाएगा। आगे बात करते हैं। वास्तविक कब्जा और विधिक कब्जे, क्या होता है वास्तविक कब्जा और क्या होता है विधिक कब्जा? वास्तविक कब्जा, इसका मतलब है चीज का सचमुच आपके पास होना। वास्तव में मेरे पास अभी चीज, अगर मोबाइल आपकी जेब में है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी और को छूने नहीं दे रहे, तो यह वास्तविक कब्जा है। इसके लिए दो चीजें चाहिए भाई। तो वास्तविक कब्जे के लिए की दो चीजें चाहिए, एक तो कंट्रोल, एक इच्छा। चीज आपके हाथ में है या काबू में हो, ये कंट्रोल आपका। वास्तविक कब्जे में इच्छा और कंट्रोल चाहिए। आपका मन हो कि यह मेरा है और मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होनी जरूरी है, कंट्रोल और इच्छा। वास्तविक कब्जे, विधिक कब्जे की बात हम करते हैं, यहां कानून पिक्चर में आता है। कभी कभी चीज आपके हाथ में नहीं होती, फिर भी कानून कहता है कि कब्जा तुम्हारा ही है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं।
आपकी घड़ी चोरी हो गई, अब चोर के पास घड़ी है, वास्तविक कब्जा किसका है? इसके ऊपर चोर का है। लेकिन कानून की नजर में कब्जा अभी भी किसका है? आपका, यानी कि विधिक कब्जा किसका है? आपका है। विधिक तो घड़ी तो आपकी थी, तो विधिक अधिकार तो आपका, लेकिन वास्तविक कब्जा किसका है? चोर का है। इसीलिए आप पुलिस के पास जा सकते हैं और चोर को सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक और विधिक कब्जा देख लिया हमने, आगे बात करते हैं कब्जा और स्वामित्व। स्वामित्व और कब्जे में क्या अंतर है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, पर कानून में इनमें बड़ा फर्क है। कब्जे और स्वामित्व। कब्जा यह एक भौतिक यानी कि फिजिकल स्थिति है, चीज अभी उसके पास है। ठीक है भाई, कब्जे में क्या है? भौतिक स्थिति है, चीज क्या है? अभी किसके पास है। ठीक है। स्वामित्व क्या है? यह एक कानूनी अधिकार है। तो भौतिक जो क्या है, एक भौतिक स्थिति क्या है? कब्जा है, चीज अभी किसके पास है। लेकिन जो स्वामित्व जो है, यह कानूनी अधिकार है, चीज का असली मालिक कौन है। कब्जे में चीज कहाँ पे है, लेकिन जो स्वामित्व, इसमें असली मालिक कौन है चीज का। इनका रिश्ता, हेनरी मैन कहते हैं कि पुराने जमाने में स्वामित्व जैसा कुछ नहीं था। जिसके हाथ में चीज होती थी वही उसका मालिक बन जाता था। हेनरी मैन कहते हैं कि पुराने समय में स्वामित्व वाला कोई चक्कर नहीं था, जिसके हाथ में चीज होती थी वही उसका मालिक बन जाता था। धीरे धीरे कब्जे से ही स्वामित्व का जन्म हुआ है। तो कब्जे से ही स्वामित्व का जन्म हुआ भाई। कब्जा यानी कि भौतिक स्थिति में चीज अभी किसके पास है? स्वामित्व है कानूनी अधिकार। ठीक है, यह बात हेनरी मैन ने कही कि धीरे धीरे कब्जे से ही स्वामित्व का क्या हुआ? जन्म हुआ। सामंत क्या कहते हैं? सामंत कहते हैं कि ज्यादातर चीजों पर दोनों साथ साथ चलते हैं, कब्जा भी और स्वामित्व। जैसे आपकी अपनी कार लेने, इसके अपवाद भी है। ठीक है, जैसे आपकी अपनी कार। ठीक है, तो सामंत कहते हैं ज्यादातर चीजों पर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब अपवाद देखते हैं इसके, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? कब्जा है पर स्वामित्व नहीं है, यह है इसका अपवाद। जैसे आपने दोस्त से किताब उधार ली, कब्जा तो है लेकिन आपका स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व किसका? दोस्त का। किताब आपके पास है यानी कि कब्जा है, पर मालिक, आप मालिक नहीं है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद है कि कब्जा है पर स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व है पर कब्जा नहीं है। आपने अपना मकान किराए पर दे दिया भाई, तो स्वामित्व तो आपका है, लेकिन कब्जा किसके पास है? कब्जा किराएदार के पास है। आप मालिक है, स्वामित्व है, पर घर में किराएदार रहता है, तो कब्जा किसका होगा? किराएदार का होगा। ठीक है, तो कब्जा है, स्वामित्व नहीं है, और स्वामित्व है लेकिन कब्जा नहीं है, तो इसके ये कुछ क्या है? अपवाद है। आइए आगे बात करते हैं। कुछ खास अधिकार। यहां एक पेचीदा बात कही गई है जिसे सरल करते हैं। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, इन पर आपका कब्जा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को इसे इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। तो जो ट्रेडमार्क जो होता है उसको, और कॉपीराइट को, इन पर आपका क्या माना जाता है? कब्जा माना जाता है, क्योंकि आप दूसरों को इसे इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं कि कॉपीराइट मत करो भाई इस चीज की। फिर फिर हम बात करते हैं उधार। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो उस पैसे पर आपका स्वामित्व है। ठीक है,
लेकिन वह पैसा अभी आपकी जेब में नहीं है, तो इसलिए उस पर कब्जा आपका नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कब्जा एक रिश्ता है जो इंसान का चीज से होता है, जबकि स्वामित्व एक अधिकार है जो कानून इंसान को देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात आ जाती है तीसरा व्यक्ति। ठीक है, आसान भाषा में हम बात करते हैं। मान लीजिए ए ने ब की घड़ी छीन ली। ठीक है, ए ने क्या किया, ब की घड़ी को छीन लिया। ब अदालत जाता है, तो ए ने किसकी घड़ी छीनी थी, ब की घड़ी। तो ब कुछ ना कुछ तो करेगा, तो ब क्या करेगा, ब जाता है अदालत। ठीक है, तो अदालत जाके क्या करेगा, अदालत जाके उसकी शिकायत करेगा। क्या कहता है, और कहता है कि मेरी घड़ी वापस दिलाओ। अब यहां ए जिसने छीनी है अदालत में यह बहाना नहीं बना सकता कि साहब यह घड़ी ब की भी तो नहीं है। ठीक है, तो जो ए जो है वो अब ये बहाना नहीं बना सकता कि साहब ये घड़ी ए की भी तो नहीं है। ठीक है, यह तो किसी तीसरे आदमी सॉरी यह तो किसी तीसरे आदमी स की है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो बहाना नहीं बना सकता कि ये घड़ी ब की नहीं है, ब की भी तो नहीं है, ये किसी तीसरे आदमी की है और मैं इसे वापस नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कानून कहता है कि अब जो कानून है वो क्या कहता है, कानून कहता है तुम यह मत देखो कि असली मालिक कौन है, तुमने जिसके हाथ से चीज ली है उसे जवाब दो। तुम किसी तीसरे के अधिकार का बहाना बनाकर अपनी गलती छुपा नहीं सकते। कानून का नियम है अपना हक बचाओ, दूसरों के हक की वकालत मत करो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे जो है तो ये जो तीसरा जो व्यक्ति जो था इसके बारे में हमने तीसरे व्यक्ति का अधिकार देख लिया। तो इसमें कानून कहता है कि आप जो है अपने हक की बात करो, तीसरे व्यक्ति की क्या है वकालत मत करो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और जो ये जो है ये शब्द लैटिन शब्द जो लिख रखा है ये है जस। जस ट्रीटी। ठीक है, तो जस ट्रीटी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है तीसरे व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, किसी अन्य का सताव। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति का अधिकार जस ट्रीटी इसका लैटिन शब्द है जिसका मतलब तीसरे व्यक्ति का अधिकार। आगे बात करते हैं। इसके तीन अपवाद हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति का अधिकार, तो इसके तीन अपवाद हैं। आइए देखते हैं। मालिक की तरफ से बोलना,
अगर आप उस तीसरे व्यक्ति यानी कि असली मालिक के एजेंट या नौकर हैं और उसकी तरफ से चीज की रक्षा कर रहे हैं तो ये अपवाद है भाई। यानी कि अगर आप मालिक की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आप उस तीसरे व्यक्ति जो असली मालिक है उसके एजेंट या नौकर हैं तो आप वकालत कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मालिक की इज्जत, अगर आपने वह चीज असली मालिक की परमिशन से ली है, ठीक है भाई, यह भी अपवाद है इसका। हिसाब चुकता, अगर आपने असली मालिक को उस चीज की कीमत दे दी है या उसे खुश कर दिया है तो आप कोर्ट में कह सकते हैं कि अब इस पर मेरा हक है क्योंकि मैंने मालिक से बात कर ली है। ठीक है, तो इसके 3 अपवाद है। आगे बात करते हैं असली स्वामी और अतिचार। ठीक है, पुराने जमाने में कानून बहुत सख्त था। अगर असली मालिक अपनी जमीन किसी कब्जा करने वाले यानी कि अतिचारी से जबरदस्ती वापस ले लेता था तो कोर्ट कहता था पहले जमीन उसे वापस करो, फिर केस लड़कर कानूनी तरीके से वापस लो। ठीक है, इसे कहते हैं असली स्वामी और अतिचारी। अतिचारी कौन है? कब्जा करने वाला। तो पुराने जमाने में कानून बहुत सख्त था। अगर असली मालिक अपनी जमीन किसी कब्जा करने वाले यानी कि अतिचारी से जबरदस्ती वापस ले लेता था तो कोर्ट क्या कहता था? पहले जमीन उसे वापस करो, फिर केस लड़कर कानूनी तरीके से वापस लो। तो इतना सख्त काम। अब सामंत साहब क्या कहते हैं? लेकिन सामंत और आधुनिक कानून कहते हैं कि अब यह जरूरी नहीं है। ये पुराना कानून बोल रहा है, लेकिन सामंत साहब और जो क्या है आधुनिक कानून कहते हैं कि अब यह जरूरी नहीं है। अगर मैं अपनी जमीन से किसी कब्जा करने वाले को भगा देता हूं तो अब मुझे उसे जमीन वापस देने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, और पहले क्या होता था? पहले जमीन वापस दो उसी को और फिर आप केस करो, फिर कानूनी तरीके से वापस लो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास पुलिस और सख्त कानून है। ठीक है, अगर मैंने भगाने में जरूरत से ज्यादा हिंसा की तो मुझे उसकी सजा मिल जाएगी, लेकिन जमीन तो मेरी ही रहेगी। अब कब्जा और स्वामित्व के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, सीधी बात करते हैं। कानून का कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आपने किसी के हाथ से चीज छीनी है तो आप चोर हैं, चाहे वह चीज उस व्यक्ति की हो या न हो। आपको वह चीज उसे लौटानी होगी भाई, जब तक कि आप असली मालिक के प्रतिनिधि न हो। ठीक है, अगर आप असली मालिक के प्रतिनिधि हैं तो नहीं भी लौटाते। ठीक है, प्रतिनिधि न हो। आगे बात करते हैं भारतीय कानून में कब्जे। अब भारतीय कानून कब्जे के बारे में क्या बोलता है? भारतीय कानून में कब्जे की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि कब्जा मालिकाना हक का 9/10वां हिस्सा है। ठीक है, कब्जा जो है मालिकाना हक का 9/10वां हिस्सा है। यानी जिसके पास कब्जा है कानून उसे ही मालिक मानकर चलता है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपना बेहतर हक साबित न कर दे। ठीक है, तब तक उसी को मालिक माना जाता है। चलिए इसे आसान पॉइंटों से समझते हैं। प्राचीन भारत से आज तक इतिहास। पुराने समय ज्ञान वल्लभ स्मृति में भी यह नियम था कि अगर कोई आपकी जमीन 20 साल तक इस्तेमाल कर रहा है, ये ज्ञान वल्लभ स्मृति में बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन 20 साल
तक इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और आपने आपत्ति नहीं की है तो आप हक खो देंगे भाई, ठीक है। आज का नियम क्या है? भारत में आज भी काय, शारीरिक नियंत्रण और धारणाश्रय, मन में कब्जा रखने की इच्छा को जरूरी माना जाता है। शांति बनाए रखना, बीएनएस की धारा 145 सीआरपीसी, अगर किसी जमीन या पानी के कब्जे को लेकर दो गुटों में लड़ाई होने वाली हो तो मजिस्ट्रेट दखल देता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब क्या देते हैं? दखल देते हैं। मजिस्ट्रेट साहब यह नहीं देखता कि असली मालिक कौन है, वह बस यह देखता कि लड़ाई के समय कब्जा किसके पास था, ठीक है। तो यह भी जरूरी है। आगे देखते हैं, जिसके पास कब्जा होता है मजिस्ट्रेट उसे तब तक वहां रहने का आदेश देता है जब तक कि बड़ी अदालत यह तय न कर दे कि असली मालिक कौन है। इसका मकसद दंगे या खून खराबे को रोकना है, ठीक है। तो तभी बोलते हैं कि कब्जा किसके पास है। आगे बात करते हैं, शिथिल कब्जा, सबसे जरूरी नियम। सुप्रीम कोर्ट ने पूरन सिंह और राम रतन के केस में बहुत बड़ी बात कही थी। अगर किसी अतिचारी यानी कि कब्जाधारी ने भी किसी जमीन पर शिथिल कब्जा, काफी समय से शांतिपूर्ण कब्जा कर लिया है तो असली मालिक भी उसे डंडे के जोर पर नहीं भगा सकता, क्योंकि समय बहुत काफी हो गया, ठीक है, और शांतिपूर्वक कब्जा कर रखा है। असली मालिक को भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी केस करना होगा। अगर मालिक उसे जबरदस्ती भगाएगा तो उल्टा मालिक पर ही केस हो जाएगा। यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। कौन सा केस था? पूरन सिंह और राम रतन के केस में, ठीक है, कि अगर किसी अतिचारी ने भी किसी जमीन पर शिथिल कब्जा यानी कि काफी समय से शांतिपूर्ण कब्जा कर लिया है तो असली मालिक भी उसे डंडे के जोर पर नहीं भगा सकता। असली मालिक को भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी केस करना होगा। अगर मालिक उसे जबरदस्ती भगाएगा तो उल्टा केस मालिक पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है शिथिल कब्जा। आगे बात करते हैं, कुछ कब्जे के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। घर से बाहर होना कब्जा खोना नहीं। अगर आप नौकरी के लिए बाहर रहते हैं और घर में आपका सामान ताले में रखकर जाते हैं तो कानूनन कब्जा आपका ही माना जाएगा। विमला केस में ये बात कही थी। खुली जगह का सामान, अगर कोई चोरी का सामान ऐसी जगह मिला जहां कोई भी आ जा सकता है तो उसे उसका कब्जा नहीं माना जाएगा जब तक कि यह साबित न हो कि उसको उसके बारे में पता था, ठीक है, कि आपको उसके बारे में पता था। यानी कि खुली जगह का सामान, अगर कोई चोरी का सामान ऐसी जगह मिला जहां कोई भी आ जा सकता था आराम से तो उसे आपका कब्जा नहीं माना जाएगा, ठीक है। चोरी का सामान है और वैसे भी ऐसी जगह पे मिला जहां पे कोई भी आ जा सकता था, जब तक कि यह साबित न हो कि आपको उसके बारे में पता था, ठीक है। तो ये बात कही थी। आगे हम बात करते हैं, ये केस था त्रिबक केस, इसमें ये बात कही थी। सचेत कब्जा, अब सचेत कब्जा क्या होता है? खासकर हथियारों के मामले में जैसे संजय दत्त केस, कब्जा तब तक माना जाता है जब आपको पता हो कि वह चीज आपके पास है। अगर किसी ने आपके घर में अनजाने में कुछ छुपा दिया तो वह आपका कब्जा नहीं है। अगर अनजाने में किसी ने घर में कुछ छुपा दिया तो वो आपका कब्जा नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है
कि वो हथियार आपके पास है, तो कब्जा आपका है उसके ऊपर। इसको बोलते हैं सचेत कब्जा। ठीक है। कंट्रोल ही कब्जा भाई। अगर आपने हथियार किसी दोस्त के घर सुरक्षित रखने को दिए हैं तो कानून मानेगा कि कब्जा अभी भी आपका ही है, क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल है। ठीक है। भारतीय कानून कब्जे को बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है, ताकि लोग आपस में झगड़ा करने के बजाय कोर्ट का रास्ता अपनाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कब्जे के हमने प्रकार देखे, सचेत कब्जा, ठीक है, और ये फिर कौन सा शिथिल कब्जा देखा हमने, और प्राचीन भारत से आज तक जो कब्जे की जो बातें हुई थी वो देखी, शांति बनाए रखना, समय कब्जा करने, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और असली स्वामी और अतिचारी, यानी कि असली स्वामी कौन और कब्जादारी कौन, उसके बारे में हमने देखा। फिर जो अपवाद जो थे 3 वो देखे। तो आज जो हमने किया है कब्जे के बारे में, कब्जे के प्रकार देखे हैं और अनेक परिभाषाएं देखी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।